मेरा नाम मानसी है। मैं 35 साल की हो चुकी हूँ। मेरी उम्र मेरे चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी उम्र नहीं थी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी मेरा रंग था। मेरा रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला था। इतना सांवला कि लोग मुझे देखकर बिना कुछ कहे ही अपने मन में फैसला कर लेते थे कि मैं उनके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ। मैं इतनी ज़्यादा काली थी कि मेरा रिश्ता कहीं भी नहीं हो पा रहा था। जो भी मुझे देखने के लिए आता, मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देता। कई बार तो लोग चाय का गिलास तक हाथ में लेकर बैठे रहते, लेकिन उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकते ही बदल जाती। कभी कोई कह देता लड़की ठीक है, लेकिन हम थोड़ा और सोचेंगे। कभी कोई बहाना बना देता हमारे घर में अभी कुछ दिक्कत चल रही है, और कभी कभी तो बिना कुछ कहे ही उठकर चले जाते, जैसे उन्हें मेरे घर में बैठना भी भारी लग रहा हो। शुरुआत में मैं इन बातों को दिल पर नहीं लेती थी। मैं खुद को समझाती थी कि कोई बात नहीं, रिश्ता तो भाग्य से होता है। लेकिन जब एक के बाद एक रिश्ते टूटते गए, जब हर बार मेरी माता पिता की आंखों में निराशा बढ़ती गई, जब मोहल्ले की औरतें मेरे पीछे फुसफुसाकर बातें करने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक रिश्ता टूटने की बात नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बनता जा रहा है। मेरे माता पिता भी मेरी इस परेशानी से बहुत परेशान हो गए थे। वे अंदर से टूटने लगे थे। मेरी माँ हर रोज पूजा करती, मन्नतें मांगती, व्रत रखती। पिताजी बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते, लेकिन रात में जब उन्हें लगता कि कोई नहीं देख रहा, तब उनकी आंखें भी नम हो जाती। वे चाहते थे कि मेरे लिए कोई अच्छा सा कुंवारा लड़का मिले। वे चाहते थे कि मेरी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां मैं सम्मान के साथ रह सकूं, जहां मुझे प्यार मिले, जहां मेरी जिंदगी भी सामान्य लड़कियों जैसी हो सके। लेकिन मेरा रंग रूप देखकर मेरे लिए जो रिश्ते आते, वे किसी सजा से कम नहीं होते। कभी 4-5 बच्चों के बाप का रिश्ता आता, जिनकी पत्नी मर चुकी होती या छोड़कर चली गई होती। कभी किसी तलाकशुदा आदमी का रिश्ता आता जो अपनी पिछली जिंदगी का बोझ मेरे सर पर डालना चाहता। और कई बार तो ऐसे बूढ़े आदमी का रिश्ता आता जिसकी उम्र मेरे पिताजी के बराबर होती। ऐसे रिश्ते देखकर मेरे माता पिता कांप जाते। माँ रो पड़ती, क्या मेरी बेटी की जिंदगी बस यही रह गई है? पिताजी गुस्से में कह देते, हम अपनी बेटी को किसी मजबूरी में नहीं देंगे। मेरे माता पिता हमेशा यही कहते, बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है, जब अच्छा रिश्ता मुनासिब होगा तभी हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती थी, लेकिन फिर समय के साथ एक और डर मेरे अंदर पनपने लगा। उम्र का डर, क्योंकि समाज में लड़की की उम्र एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है। जितनी उम्र बढ़ती जाती उतने ताने बढ़ते जाते। इधर मेरी उम्र निकलती चली जा रही थी। मेरे चेहरे से मेरी उम्र साफ पता चलने लगी थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्ते और भी कम आने लगे। मोहल्ले के लोग मेरे माता पिता को समझाने लगे, अब जैसे भी हाल में हो बेटी की शादी कर दो। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, आने वाले टाइम में आपको इस तरह के भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। ये बातें मेरे माता पिता के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। मैं खुद भी अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। रात में अकेले कमरे में बैठकर रोती थी। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती, अपनी त्वचा को देखती और सोचती, क्या इंसान का दिल, उसकी अच्छाई, उसकी पढ़ाई, उसकी समझ कुछ भी मायने नहीं रखता? क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ है? मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। मैं बस चुपचाप अपने हिस्से की तकलीफ सहती रही। एक दिन मेरे माता पिता ने आपस में फैसला कर लिया। मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे उनकी आंखों में एक अलग ही मजबूरी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जिद तोड़ चुके हैं, जैसे वे हार मान चुके हैं। और सच में कुछ ही दिनों में मेरे लिए एक रिश्ता आया। एक ऐसा रिश्ता जिसने मेरे घर में हलचल मचा दी। ये रिश्ता एक ऐसे इंसान का था जिसकी जवान 2 बेटियां और एक बेटा भी था। मतलब वह आदमी पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। ये बात सुनते ही मेरे मन में डर बैठ गया। मेरी माँ ने भी एक पल को कहा कि नहीं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन पिताजी ने उसे रोक दिया। उनकी आवाज़ में एक भारीपन था। और क्या करें, उम्र निकल रही है, रिश्ते आ नहीं रहे। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे आदमी थे। एक आदमी ने उन्हें मेरे इस रिश्ते के बारे में बताया था। वे आदमी पिताजी को जानने वाला था। उसने बहुत मीठी मीठी बातें की। उसने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, घर अच्छा है, बच्चों को संभालने वाली बहू चाहिए, आपकी बेटी को इज्जत देगा।
उसने ये भी कहा कि लड़का देखने में इतना जवान लगता है कि कोई कह ही नहीं सकता कि उसके 3 बड़े बच्चे हैं। फिर उस आदमी ने लड़के की फ़ोटो मेरे पिताजी को दिखाई। फ़ोटो देखते ही पिताजी ने उस लड़के को पसंद कर लिया। सच कहूँ तो फ़ोटो में वह आदमी बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। गोरा चिट्टा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, अच्छी ड्रेसिंग, आंखों में आत्मविश्वास। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह 3 जवान बच्चों का बाप है। पिताजी ने हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे लगा शायद पिताजी ने पहली बार किसी रिश्ते को लेकर इतनी जल्दी फैसला किया है, लेकिन उस वक्त मेरे घर में कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरा फोटो भी लड़के वालों के घर भेज दिया गया। जब लड़के वालों ने मेरा फोटो देखा तो उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि अब तक तो लोग मुझे देखते ही मना कर देते थे, फिर ये लोग कैसे मान गए। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, शायद यही मेरी किस्मत है। इसी तरह बिना ज़्यादा धूमधाम के सादगी से मेरी शादी हो गई। जैसे मेरे माता पिता जल्दी से जल्दी ये जिम्मेदारी अपने सर से उतार देना चाहते हों। शादी की तैयारियों में भी मेरे घर में खुशी कम और चिंता ज़्यादा थी। लोग बधाई देने आते तो माँ मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमकते रहते। शादी के दिन भी मेरी माँ बार बार मुझे सीने से लगाती रही, कभी मेरा माथा चूमती, कभी मेरी हथेलियाँ सहलाती। पिताजी बस चुपचाप बैठे रहे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। शादी से 2 दिन पहले मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। उनका कहना था, अपने ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा करना। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया। मुझे लगा जैसे वो मुझे किसी खतरे में भेज रहे हों, जैसे वे जानते हों कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुझे भेज रहे हों। मैं अपने घर वालों की बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। वे यही कह रहे थे कि अब चाहे कुछ भी हो, सहना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। फिर शादी हुई, मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। विदाई के वक्त माँ का रोना ऐसा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। पिताजी ने भी मुझे गले लगाया और बस इतना कहा, ख्याल रखना बेटी। मैं जब अपने ससुराल पहुंची तो मेरी हालत अजीब थी। नए घर की दहलीज पर कदम रखते हुए मैं डर भी रही थी और उम्मीद भी कर रही थी कि शायद मेरी जिंदगी अब बदल जाएगी। जब मैं अपने पति के घर में दाखिल हुई तो मैंने अपने पति के बच्चों को देखा। बच्चे सभी जवान थे। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हुई, क्योंकि मैं उनके सामने खुद को बहुत छोटा और बेबस महसूस कर रही थी। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं। उनकी त्वचा दूध जैसी गोरी, बाल लंबे और चमकदार, कपड़े बहुत स्टाइलिश थे। वे मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं था। और लड़का बड़े अजीब टाइप का था। उसने अपने कान में कुंडल पहना हुआ था, जैसे गुंडे लड़के पहनते हैं। उसकी आंखें भी बहुत तेज थी, जैसे वह किसी को डराने के लिए देखता हो। उसकी चाल में भी एक अकड़ थी। वो मुझे घूर रहा था। उसके घूरने में कुछ सामान नहीं था। मुझे लगा कि शायद आजकल ये फैशन चल रहा होगा, इसलिए मैंने खुद को समझाकर चुप करा लिया। मेरे पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी, यानी मेरी सास। लेकिन मेरी सास का चेहरा देखकर मुझे ठंड लग गई। उसकी आंखों में सख्ती थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे बहू नहीं, नौकरानी समझ रही हो। फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि अब ये घर मेरा घर है। अब यहाँ मुझे निभाना है। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो सिर्फ आदमियों के बीच ये बात चली थी। जब मेरे पति की माँ है तो फिर वह मुझे देखने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई, और ना ही मेरी सास अपने बेटे की बहू को लेने के लिए उसके मायके गई। यह बात मेरे दिल में लगातार चुभ रही थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो छुपाया गया है। मैं अपने पति के साथ मंदिर में सारी रस्में करने के बाद खुद ही मंदिर से सीधा अपने ससुराल के घर में आ गई थी। मेरी सास भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये औरत बहुत ही चालाक, सख्त और बेरहम किस्म की है और आने वाले टाइम में ये मेरा जीना दुश्वार कर देगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी। चेहरा देखकर ही लगता था कि ये किसी को आसानी से खुश होने नहीं देती।
उसकी मौजूदगी से ही मुझे घुटन होने लगी थी, जैसे घर में घुसते ही मेरी सांसें भारी हो गई हों। लेकिन उस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नई नई दुल्हन थी और अपने डर को भी मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। कमरे में आते ही मैं थोड़ी देर के लिए शांत हुई, मगर दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया। उसने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। उसका व्यवहार बहुत नरम था, उसकी आवाज़ में अपनापन था और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। सच कहूँ तो मुझे अपना पति देखते ही पसंद आ गया था। वह दिखने में स्मार्ट था, गोरा चिट्टा था और सबसे बड़ी बात, उसके बात करने का तरीका सभ्य और प्यार भरा था। इसलिए मैंने बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने यही सोच लिया कि अगर मेरा पति अच्छा है तो मुझे दूसरों से क्या मतलब। मैं बस अपने पति के साथ खुश रहूंगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक बात लगातार खटक रही थी। मैं इस बात से बहुत हैरान थी कि मेरे पति की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होगी, लेकिन उसके सारे बच्चे जवान थे, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच लग रही थी। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इतना बड़ा गैप होना मुमकिन कैसे है? कहीं कुछ छुपाया तो नहीं गया? कहीं ये बच्चे किसी और के तो नहीं, या फिर मेरे पति की असली उम्र कुछ और है? मैं यहाँ आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरा दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा था और दिल में डर भी बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मेरा पति कमरे से चला गया। मैं अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी कमरे के अंदर मेरी सास और मेरे पति की बेटी आ गई। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि बेटियां शादीशुदा होंगी, लेकिन वे तो अभी कुंवारी थी। दोनों लड़कियां मुझे मम्मी कहकर पुकारने लगी। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं अंदर से घबरा गई, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ता बिल्कुल नया था। मैं उनकी माँ बनने जा रही थी, जबकि उम्र में मैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लग रही थी। फिर मेरी सास ने सख्त आवाज़ में कहा कि चलो लड़कियों, तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। अब मेरी सास मुझे और भी ज़्यादा अजीब लगी। वह औरत दिखने में बड़ी अजीब सी थी, मोटी, भद्दी और लाल लाल होठों वाली। उसके होठों का रंग ऐसा लग रहा था जैसे उसे पान खाने का बहुत शौक हो। उसकी आंखें बड़ी तेज थी, जैसे किसी के मन की बात पढ़ लेती हों। वह मेरे पास आकर बैठ गई और बनावटी मिठास के साथ बोलने लगी, बेटी, इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। तुम इन बच्चों को देख रही हो, इनको माँ का साया चाहिए था। इनकी माँ इन्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। तभी से मेरा बेटा बहुत परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने इसे समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी करने से तुम्हें एक अच्छा सा हमसफ़र भी मिल जाएगा और इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी भावुक हो गई। वो मुझे प्यार से समझा रही थी, जैसे मैं उसकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरे गाल पर थपकी दी और बहुत मीठे शब्द बोले। मुझे खुशी हुई कि चलो, ससुराल में सब लोग अच्छे हैं। मैं अपने मन में ये सोचकर खुश हो रही थी कि शायद मैं बेवजह डर रही थी। शायद ये घर सच में अच्छा है। शायद मेरी ज़िंदगी अब ठीक हो जाएगी। फिर मेरी सास कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही। मेरे मन में राहत भी थी और अजीब सी बेचैनी भी। मुझे लग रहा था कि इस घर में कुछ बातें छुपाई गई हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा रही थी कि अब जो हो गया वो हो गया। थोड़ी देर बाद मेरा पति फिर से कमरे में आ गया। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास बैठा और कहने लगा, तुम्हें मेरी बेटी और बेटे का बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखना है। मैंने सर हिलाकर कहा, जी मैं सबका ख्याल रखूंगी। फिर मैंने अपने मन की बात पूछ ही ली। मैंने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता नहीं लगते। मेरी ये बात सुनकर वह जोर से हंसने लगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम ही नहीं बल्कि ये सवाल काफ़ी सारे लोग मुझसे करते हैं, क्योंकि मैं इतना जवान जो हूँ। वह बहुत खुश था। उसकी आंखों में चमक थी। उसे देखकर मैं भी थोड़ा खुश हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे अपने ऊपर बहुत गर्व हो। फिर उसने मुझे बताया, मैं शुरू से ही अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं जिम करता हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिम करने में ही गुजार दी है।
इसलिए मैं इतना जवान नजर आता हूँ। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं वो लोग कभी बूढ़े नहीं होते। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। मुझे लगा कि सच में मेरा पति कितना समझदार है, कितना फिट है, कितना अलग है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें भी जवान कर दूंगा। वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी होने की बजाय और भी ज्यादा खूबसूरत होती जाओगी। ये सुनकर मेरे मन में एक उम्मीद जागी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कैसे खूबसूरत हो सकती हूँ? कहाँ मैं काली सांवली सी और कहाँ आप गोरे चिट्टे से। मेरे पति ने कहा, ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। गोरे काले से क्या होता है, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरे पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत थी और मेरा पति सच में बहुत ज़्यादा नौजवान लगते थे। मगर मेरे मन में एक हल्की सी शंका भी थी। बूढ़े इंसान से कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई ऐसी परेशानी तो जरूर होती है जिससे उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन मेरा पति तो बिल्कुल ही जवान दिखता था। वह बहुत एक्टिव था, जैसे किसी जवान लड़के में जोश होता है। मैंने सोचा, अगर मेरे पति की ये दूसरी शादी है तो पहली शादी के समय वह कितने खूबसूरत और कितने कम उम्र के रहे होंगे। फिलहाल मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था क्योंकि अब मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना था। वह एक सपनों भरी रात थी जो मैंने गुजारी। मेरी आंखों में उम्मीद थी कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं उठी और जाकर दरवाजा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी। वह मेरे लिए कमरे में नाश्ता लेकर आई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, बहू उठ गई? मैंने कहा, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? फ्रेश होने के बाद मैं खुद आ जाती किचन में नाश्ता बनाने। मेरी सास तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, नई नई बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर मुझे फिर से अच्छा लगा। मुझे लगा कि सच में मेरी किस्मत खुल गई है। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी सोकर उठ गए। हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मेरे पति मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। उनकी नज़रों में अपनापन था और मैं भी उन्हें देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मेरे पति मुस्कुराए और बोले, बताओ कहाँ जाओगी? मैंने बिना सोचे कहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। फिर उन्होंने बहुत सामान्य अंदाज में कहा, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने ये बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से भी नहीं मिल सकती। ये सुनकर मैं जैसे सन्न रह गई। मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पति का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा ही है। अब तुम्हारी शादी यहाँ हो गई है, इसलिए तुम अपने किसी रिश्तेदार, अपने मायके वालों, किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखोगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने शादी से पहले के वो सारे पल घूम गए। अब मैं समझ गई थी कि यही वजह थी कि मेरे घर के सारे लोग शादी से कुछ दिनों पहले बहुत परेशान नजर आ रहे थे और मुझे देख देख कर बहुत रो रहे थे। मेरी विदाई पर भी मेरा पूरा परिवार बहुत रो रहा था। तभी वे बातों बातों में मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि ये शर्त किसकी थी? क्या ये मेरे माता पिता की मजबूरी थी या फिर मेरे पति की चाल? मैंने डरते डरते अपने पति से सवाल किया, ये शर्त किसकी थी, मेरे पेरेंट्स की या आपकी? मेरे पति ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने इसी शर्त पर तुमसे शादी की है, क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वालों ने खुशी खुशी मेरी ये शर्त एक्सेप्ट कर ली थी। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। ऐसा लगा जैसे मेरे माता पिता ने मुझे बेच दिया हो, जैसे मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया हो। मैं अंदर ही अंदर टूट गई, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इतने में मेरे पति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उन्होंने फ़ोन उठाया और बात करने लगे। फ़ोन पर वह कह रहे थे, रिश्ता तय होने पर हमारी ये शर्त पहले से ही पक्की हो गई थी। उनके लहजे में गुस्सा था, जैसे वह बहस कर रहे हों। मैं समझ गई ये कॉल जरूर मेरे घर से ही आई होगी। मैं जल्दी से उनके सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दो।
लेकिन मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और उसी समय कॉल पर कहा, आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर फोन किया तो आपकी बेटी को तलाक देकर आपके घर वापस भेज दूंगा। ये कहते ही उन्होंने कॉल काट दी। मैं कांप गई। मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं मिलने नहीं जा सकती, लेकिन एक बार फोन पर बात तो कर सकती थी। मेरे पति ने सख्ती से कहा, तुम्हारे घर वाले भी मुझसे यही बात कह रहे थे, लेकिन हमारी शर्त ये थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों से या अपने किसी रिश्तेदार से भी किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। अब तुम्हारे माता पिता इस बात को भूल कैसे गए? उन्हें मेरे इनकार करने पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो खामोश रहें और तुमसे बात करने की कोशिश ना करें। यही उनके लिए बेहतर होगा। मेरे पति का ये रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जो आदमी रात भर मुझे प्यार भरी बातें कर रहा था, वही आदमी सुबह इतनी बेरहमी से बोल रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने किसी और इंसान से शादी कर ली हो। फिर मेरे पति ने कहा कि इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं और एक बेटा है। तुम उन सबके साथ रहो, उनका ख्याल रखो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने रोते हुए कहा, जो एक पत्नी का फर्ज होता है मैं वो सब कुछ करके दिखाऊंगी। लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से अलग ही लगाव होता है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। आप प्लीज़ एक बार मेरे माता पिता से मेरी फ़ोन पर बात करवा दो। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद कभी उनसे बात करने की जिद भी नहीं करूंगी। आपने उनसे इस तरह से बात की, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। लेकिन मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। मैं रोती हुई खामोशी से कमरे के अंदर आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें सूज गई थी और सांस भी भारी हो गई थी। मैं सोच रही थी, पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा किया तो आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पति कुछ सोचता समझता हुआ कमरे के अंदर आया। उसने मुझे चुप करवाने की कोशिश की, मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। जब सही समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन ऐसा कब होगा? तो उन्होंने बस यही कहा, मैंने कहा ना, जब सही समय होगा तो मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, बस तुम मेरे परिवार के सदस्यों का ख्याल रखो। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। ये कहकर मेरे पति घर से चले गए। उनके जाते ही मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ बातें करने के लिए ही मेरे पास बैठना चाह रही हो। लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान थी। मेरा मन बार बार मायके की तरफ भाग रहा था। फिर भी मैं चुप रही। मेरी सास ने मुझे बातों में बिजी कर लिया। वह मीठी मीठी बातें करने लगी, जैसे वह मुझे बहलाना चाहती हो, जैसे मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं अब इस घर की बहू नहीं बल्कि इस घर की बेटी हूँ। कुछ देर के बाद मेरी सास ने मेरे पति की बड़ी बेटी से कहा कि जा, तुम्हारी मम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, उसके सर में दर्द हो गया होगा, उसके लिए एक कप चाय बना दे। मेरे पति की बड़ी बेटी, जिसका नाम रेखा था, किचन में चाय बनाने चली गई। उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई। मैंने बहुत मना किया। मैंने कहा कि अभी मैंने नाश्ता किया है, अभी मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। सच कहूँ तो उस वक्त मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। दिल इतना भारी था कि मुझे पानी भी कड़वा लग रहा था। लेकिन मेरी सास ने जबरदस्ती मेरे लिए चाय बनवा ली। थोड़ी देर बाद वे दोनों चाय लेकर आई। मेरी सास ने कप मेरे हाथ में देते हुए कहा, लो ये चाय पी लो। मैं बार बार मना कर रही थी क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मगर फिर मैंने सोचा आज मेरा ससुराल में पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले पहले ही दिन मुझसे नाराज हो जाएं। इसलिए उनकी जिद रखने के लिए मैंने चाय का कप अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने चाय के कप से अपने होंठ लगाए, मुझे चाय के अंदर से कड़वी कड़वी सी बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे चाय खराब दूध से बनी हो। मेरा चेहरा अपने आप सुंगड़ गया। मैंने तुरंत कहा, इस चाय के अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। मेरी सास ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, नहीं बेटी, हम तुम्हें खराब दूध की चाय कैसे पिला सकते हैं। हो सकता है कि फ्रिज में दूध किसी ने खुला छोड़ दिया हो
और दूध के अंदर फ्रिज के किसी खाने पीने की चीज की बदबू बैठ गई हो। तभी मेरे पति की छोटी बेटी वहां आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मेरे सामने खड़ी होकर बोली, अगर आप हमसे प्यार करती होती तो आपको इस चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आने लगती। हमारे घर की चाय तो पूरे मोहल्ले में फेमस है। मोहल्ले का कोई भी हमारे घर आकर चाय पीता है तो बहुत तारीफ करता है, और आप कह रही हो कि चाय में बदबू आ रही है। मैं अंदर से कांप गई। उसका लहजा इतना अजीब था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। मैं मजबूरन चाय पीने लगी। चाय पीने में तो ठीक थी, मगर उसमें से किसी दवाई जैसी बदबू आ रही थी। वो बदबू लगातार मेरे नाक में चुभ रही थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सब लोग मुझे चाय पीते हुए गौर से देखने लगे, जैसे मैं चाय नहीं बल्कि कोई दवाई पी रही हूँ। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों पर, मेरे हाथों पर टिकी हुई थी, जैसे वे इंतजार कर रहे हो कि चाय का असर कब शुरू होगा। मैंने किसी तरह पूरा कप खत्म कर दिया। कप खत्म होते ही उन सब ने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मेरे साथ अब कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। फिर बिना कुछ बोले वे सब मेरे कमरे से चले गए। उनके जाते ही मेरा सर अचानक भारी भारी सा होने लगा। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें भी घूम रही हैं। मैं घबराकर रेखा को आवाज देने लगी, रेखा रेखा। मुझे पता था उसने मेरी आवाज सुन ली है, लेकिन मेरी आवाज सुनने के बाद भी वह मेरे करीब नहीं आई। ना कोई जवाब, ना कोई कदमों की आहट। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है। मेरा शरीर ढीला पड़ने लगा। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैं किसी तरह बेड तक पहुंची और वहीं लेट गई। लेटने के बाद मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बस इतना जानती थी कि मेरी आंखें बंद हुई, और फिर जैसे मेरी दुनिया ही कहीं खो गई। फिर मेरी आंख तब खुली जब रात के करीब 9 बज रहे थे। मैंने जैसे ही आंखें खोली, सबसे पहले मुझे ये एहसास हुआ कि कमरे में बिल्कुल कोई हलचल नहीं। लाइट बंद थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरा घर किसी सुनसान जगह में बदल गया हो। मैं धीरे धीरे बेड से उठी। जैसे ही जमीन पर कदम रखा, अचानक मेरे शरीर में कमजोरी दौड़ गई। मुझे चक्कर आने लगे। पेट में तेज दर्द महसूस होने लगा। मैं घबराकर वहीं रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने की कोशिश की तो ध्यान गया। मैंने सुबह लगभग 10 बजे चाय पी थी, और उसके बाद मैं सो गई थी, और अब मेरी आंख खुली थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? इसका मतलब ये था मैंने आज अपने ससुराल का पहला दिन सोते सोते ही गुजार दिया। मैं धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं टॉर्च की रोशनी में दीवार टटोलते हुए लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त अचानक किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया और दूसरे कमरे के अंदर धकेल दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत डर लगा। हालांकि जाहिर सी बात है, यह मेरे पति का घर था। मुझे डरना तो नहीं चाहिए था, मगर उस पल डर अपने आप मेरे अंदर घुस गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जिस इंसान ने मुझे दबोचा हुआ था उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं तड़प गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर निकलकर आ जाएगा। मैं काफी देर तक वहीं जकड़ी रही। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो मुझे इस तरह से दबोचे हुए है। उसके हाथों के एहसास से ऐसा लग रहा था कि ये हाथ किसी मर्द के हैं। मैं पहचान सकती थी कि ये हाथ मेरे पति के नहीं थे। ये पकड़ अलग थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया। वो थोड़ा पीछे हटा और मुझे मौका मिल गया। मैं उस कमरे से बाहर भागी। भागते भागते अपने कमरे में पहुंच गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, मैं पसीने में भीग चुकी थी। वो कौन था और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जिसने मुझे कमरे में दबोच लिया था? हे भगवान, ये इस घर में क्या हो रहा है? अब मुझे एहसास हुआ कि ये घर मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा था। ये किसी आम घर जैसा नहीं था, बल्कि एक हवेली की तरह बना हुआ था। मैं अभी नई नई आई थी और अपने कमरे के अलावा मैंने अपने ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था। मैं रास्तों से भी ठीक से वाकिफ नहीं थी।
मुझे अब इस घर से डर लगने लगा था। मैं अपने कमरे तक इसीलिए पहुंच पाई क्योंकि अब मुझे अपने कमरे की पहचान हो गई थी। मुझे किचन का रास्ता भी मालूम था। टॉयलेट बाथरूम मेरे कमरे में ही अटैच था। मैं बेड के किनारे बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी, तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मेरे कमरे की लाइट फौरन जल गई। मैंने देखा मेरा पति सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने कांपती आवाज में कहा, आप कहाँ गए थे? मैं बहुत डर गई। मेरे पति हंसने लगे और बोले, अरे भाई, क्यों डर गई थी? ये मेरा घर है, कोई भूत बंगला थोड़ी है जो तुम डर गई। फिर वह अंदर आते हुए बोले, मैं तो तुमसे कहकर गया था कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, पर जब मैं आया तो तुम सो रही थी। उसके बाद मैं अपनी बेटी और माँ से बातें करने बैठ गया था। मैंने जल्दी से उनके हाथ पकड़ लिए। मैं जैसे रो पड़ने वाली थी। उन्होंने पूछा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने हड़बड़ाकर कहा, मुझे किसी ने दबोच लिया था। उस कमरे में कौन था? मेरे पति ने बड़े आराम से कहा, अरे उस कमरे में मैं ही था। तुम्हें क्या लगा किसी और ने आकर तुम्हें दबोच लिया? मैं हैरान रह गई। वो आगे कहने लगे, भला मेरे घर में मेरे अलावा कौन आएगा? ये पूरा घर मेरा है। इस घर में मेरी बेटियां रहती हैं, मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा रहता है। मेरा बेटा सारा दिन नौकरी पर रहता है, सिर्फ रात को ही सोने के लिए घर आता है, और वो भी 11 बजे से पहले कभी नहीं आता। अभी तो 10:30 बज रहे हैं। तो फिर मैं ही था जिसने तुम्हें दबोचा था। मैंने कहा, अगर आप ही थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है ना मैं कितना डर गई थी। मेरी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। ये सुनते ही मेरे पति जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी मुझे और भी अजीब लगी, जैसे उन्हें मेरे डर से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वह बोले, अरे मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। उन्होंने ये बात इतनी आसानी से कह दी जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। मेरे पति ने इस तरह से बात की जैसे जिसने मुझे दबोच लिया था और जिसे मैंने धक्का दिया था वह कोई और नहीं बल्कि वही थे। उस पल मैं उलझन में थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मान ली। आखिर वह मेरा पति था और ये उसका घर था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा डर गई थी। हो सकता है कि मुझसे पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि मैं अभी उनके साथ एक दिन भी नहीं रही थी। नई जगह, नया घर, अजीब सी खामोशी, इन सब के बीच दिमाग वैसे भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरे पति ने आते ही कहा, चलो तुम खाना खा लो। मैं तो खाना खा चुका हूँ। मैंने धीरे से कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे सर में दर्द सा हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में बहुत कमजोरी है। सच कहूँ तो कमजोरी इतनी थी कि जैसे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। सिर भारी हो रहा था और आंखों के आगे हल्का हल्का धुंधलापन भी महसूस हो रहा था। मेरे पति बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय पीने से तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती। मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी। मुझे याद आ रहा था कि सुबह मैंने चाय पी थी और उसके बाद कैसे मेरी आंख लग गई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती नींद मेरे ऊपर थोप दी हो। तभी मेरे पति बोले, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ, उससे तुम्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। मैंने फिर से इनकार कर दिया। मैंने साफ कहा, मैं कुछ नहीं पीना चाहती। मैं चाहती थी कि वह मेरी बात समझे, मेरे डर को समझे, मगर वह जैसे सुनना ही नहीं चाहते थे। अजीब बात यह थी कि मेरे पति ने मेरी बात मानने की बजाय और ज़्यादा जिद पकड़ ली। वह मेरे लिए ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाकर ले आए। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं खाना चाहती, ना ही कुछ पीना चाहती हूँ। ना जाने क्यों ससुराल में आने के बाद मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही। सच तो ये था कि भूख प्यास से ज़्यादा मुझे अपने शरीर पर भरोसा नहीं रह गया था। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ मेरे सामने धीरे धीरे खुल रही थी। मेरे पति ने सख्त आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया हूँ। तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफ़ी पीनी ही पड़ेगी। उनकी आवाज़ में ऐसा दबाव था कि मेरे अंदर डर और बढ़ गया। मुझे अपने पति का ये रवैया बहुत अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे पति नहीं बल्कि कोई और ही है जो मुझे मजबूर कर रहा है
फिर भी मैं नई थी, मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने कॉफ़ी का कप हाथ में लिया और धीरे-धीरे पी ली। लेकिन जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म हुई, मेरे अंदर एक अजीब सी सुस्ती उतरने लगी। आंखें भारी होने लगी, पलकों पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मैं उठकर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ने लगे और फिर वैसा ही हुआ जैसा मेरे साथ आज सुबह हुआ था। मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंक गई, क्योंकि ये कोई छोटी सी झपकी नहीं थी। मैं पूरे अगले दिन सोकर उठी। मुझे लगा जैसे समय मेरे हाथ से फिसल गया हो, जैसे मैं बेहोशी में चली गई थी। और उस वक्त मुझे साफ महसूस हुआ कि ये कोई नॉर्मल नींद नहीं है, ये किसी तरह की बेहोशी है। अब की बार जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं गुस्से से भर गई। मेरा मन किया कि मैं जोर से चीखूं। मेरा दिमाग भन्ना रहा था। मैं इतनी ज़्यादा कैसे सो सकती हूँ? ये संभव ही नहीं था। इंसान इतना ज़्यादा नहीं सो सकता, वो भी लगातार बिना बीच में उठे। मैं खामोश हो गई, लेकिन ये खामोशी डर की खामोशी थी। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे कुछ न कुछ मिलाकर पिला रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और मेरे अंदर कमजोरी का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं अपने ही कमरे में बैठकर सोचती रही, आखिर ऐसा क्या है जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे किसी की दी हुई कोई चीज़ ना तो खानी है ना पीनी है। मैं खुद अपने हाथ से बना हुआ खाना खाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं किसी के हाथ का पानी तक नहीं लूंगी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने खुद को संभाला। मैंने सारे घर के काम खुद कर लिए। मैं ये भी देखना चाहती थी कि घर में आखिर कौन कौन है और कौन क्या कर रहा है, मगर घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। पूरा घर जैसे सोया हुआ था या फिर जानबूझकर चुप करवाया गया था। इस खामोशी में आखिर मैं किसी से क्या बात कर सकती थी? मेरी सास और बेटियां अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। वे जैसे मुझे देखना भी नहीं चाहती थी। मेरे पति और बेटा सुबह नौकरी के लिए निकलते तो रात को ही घर में घुसते थे, और रात में भी कोई अपनापन नहीं, बस औपचारिकता थी। इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे थे। लेकिन इन सब में एक अजीब बात यह थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरी नींद का आना कम नहीं हुआ। मैं जब भी सोती इतना ज़्यादा सोती जिसकी कोई हद ही नहीं थी, और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। मेरे शरीर में ताकत जैसे ख़त्म होती जा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होने लगी थी कि मैं किसी काम को करने के काबिल ही नहीं रही थी। कई बार तो मुझे लगता था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पाऊंगी। बस मैं हमेशा यही दिमाग लड़ाती रहती कि आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब तो मैं इस घर के किसी भी मेंबर के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाती पीती, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आती है? ये सवाल मेरे दिमाग में दिन रात घूमता रहता था। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर नई जगह आने के कारण मेरा शरीर थक गया है। लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद समझ आने लगा कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। इंसान जितना भी थक जाए, इतनी ज़्यादा नींद, और वो भी अचानक बेहोशी जैसी, ये किसी आम थकावट का नतीजा नहीं हो सकता। जब भी मैं सुबह उठती, मेरा सिर भारी होता, शरीर टूटता हुआ लगता, जैसे कोई मुझे अंदर से खोखला कर रहा हो। कई बार तो ऐसा महसूस होता कि मैं पूरी रात सोई ही नहीं, बल्कि किसी अंधेरे कुएं में गिरकर वापस बाहर आई हूँ। मेरा दिल घबराने लगता और मैं अपने आप से ही सवाल करती, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? मैंने ये भी नोटिस किया कि इस घर में हर चीज़ अजीब है। यहाँ के लोगों का व्यवहार अजीब है। उनकी मुस्कान में मिठास कम और चालाकी ज़्यादा है। उनकी बातों में अपनापन कम और मतलब ज़्यादा छुपा है। मेरी सास बाहर से जितनी प्यार दिखाती थी, अंदर से उतनी ही डरावनी लगती थी। बेटियां भी ऊपर से मुझे मम्मी कहती, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक होती थी वो किसी बेटी वाली नहीं लगती थी। और मेरे पति, वो कभी बेहद प्यार से बोलते तो कभी अचानक ऐसा गुस्सा दिखाते कि मेरी रूह कांप जाती। अब तो मैं अपने मन में ये तय कर चुकी थी कि इस घर में कुछ न कुछ गलत जरूर है, और सबसे बड़ी बात, ये गलत चीज़ मेरे साथ हो रही है। आज मैंने सोचा कि मैं मंगलवार का व्रत रख लेती हूँ। शायद भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा दें, शायद मेरी किस्मत में कुछ राहत लिखी हो, या फिर कम से कम मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं सच का सामना कर सकूं।
लेकिन सच कहूँ तो मेरी हालत व्रत रखने के काबिल ही नहीं थी। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे लगता था मैं 2 कदम चलूं और गिर पड़ूं। फिर भी मैंने खुद को संभाला, अपने अंदर की ताकत जगाई और व्रत रख लिया। मैंने ना तो पानी पिया, ना ही घर का कुछ भी खाया। मैं चाहती थी कि आज मैं पूरी तरह होश में रहूं। आज कोई मुझे बेहोश ना कर सके। और हैरानी की बात यह हुई, आज मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मेरी आंखें भारी नहीं हुई, मेरे सर में चक्कर नहीं आया, मेरे शरीर में वो बेवजह की सुस्ती नहीं आई जो रोज आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर ने पहली बार चैन की सांस ली हो, जैसे मेरे अंदर कोई जंग चल रही थी और आज मैं उस जंग में थोड़ी देर के लिए जीत गई थी। इतना ही नहीं, आज किसी ने मुझे तंग भी नहीं किया। ना मेरी सास मेरे कमरे में आई, ना बेटियों ने मुझे आकर घेरा, ना किसी ने जबरदस्ती चाय कॉफी पकड़ा दी। घर में वही पुरानी खामोशी थी, वही अजीब सी वीरानी थी। लेकिन आज वह खामोशी डरावनी नहीं लग रही थी। आज वह खामोशी मुझे किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। मुझे लगा कि आज कोई बड़ी बात होने वाली है। आज मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मैं जाग रही थी। वरना रोज तो ऐसा होता था कि मेरे पति कब आते, कब जाते, घर में क्या करते, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। कभी मैं पहले से सोई होती, कभी कुछ पीकर आंख लग जाती और कभी मैं इतना बेहोश होती कि उठने की हालत में ही नहीं होती। लेकिन आज मैं पूरी तरह होश में थी और आज मैं उनसे बात करना चाहती थी। मैंने व्रत खोलने की तैयारी की। मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे प्यार से बात करूंगी तो शायद वो भी सच बता देंगे, या फिर कम से कम मुझे ये समझ आ जाएगा कि वो मुझसे क्या छुपा रहे हैं। मैंने अपने पति के आने से पहले अच्छे कपड़े पहन लिए, खुद को ठीक से तैयार किया, बालों को सलीके से बांधा, चेहरे पर थोड़ा पानी लगाया ताकि थकावट कम लगे। मैं चाहती थी कि आज मैं कमज़ोर नहीं, मजबूत लगूं। आज मैं उनके सामने रोती हुई बेचारी नहीं, बल्कि समझदार औरत बनकर खड़ी रहूं। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगी। लेकिन तभी मुझे अचानक किसी काम की याद आ गई और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। बस कुछ ही पल की बात थी और उसी दौरान मेरे पति घर में दाखिल हो गए और जैसे ही वे अंदर आए, जो कुछ हुआ उसने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। मेरे पति अंदर आते ही मेरी तरफ नहीं आए, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने ना मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, न ये पूछा कि मैंने कुछ खाया या नहीं। उनकी नज़रें सीधे अपनी माँ और बेटियों पर गई और मेरी सास और दोनों बेटियां जैसे पहले से तैयार बैठी थी। मेरे पति के कदम रखते ही वे तीनों बाहर निकल आई और उन्हें घेर लिया, जैसे उन्हें पहले से पता था कि वो कब आएंगे, जैसे वे हर दिन इसी समय उनका इंतजार करती हैं। फिर वे तीनों उन्हें सीधे दूसरे कमरे में ले गई। मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मेरे अंदर गुस्सा भी था, डर भी। गुस्सा इसलिए कि मेरा पति मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, और डर इसलिए कि ये सब कुछ इतना छुप छुप कर क्यों हो रहा है। मैंने सोचा, अगर ये सब सामान्य है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। अगर ये घर मेरा है तो मुझे बाहर क्यों रखा जा रहा है। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। मैं उनकी बेटियों के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बहुत सीक्रेट बात हो रही हो। मैंने पहले खुद को रोका। मैंने सोचा नहीं, मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मेरे अंदर की बेचैनी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मैं लगातार दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर तक जब मैं इसी तरह दरवाज़ा बजाती रही तो अचानक दरवाज़ा खुला और मेरा पति गुस्से से बाहर निकल आया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उनके चेहरे की नसें तनी हुई थी और उनके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे मैं उनकी पत्नी नहीं, कोई नौकरानी हूँ जो नियम तोड़ रही है। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही हो? मैंने हिम्मत करके कहा, आप अंदर आए हैं। मुझसे एक शब्द नहीं बोले। आप मुझसे बात करने की बजाय यहाँ बंद हो गए। आखिर क्यों? लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने की बजाय उल्टा मुझे ही डांट दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उनकी ये बात सुनकर मेरा खून खोल गया। मैंने कहा कि ये घर मेरा भी तो है।
मैं इस घर के कमरे के अंदर ही क्यों रहूं? मैं आपकी पत्नी हूं, कोई कैदी नहीं। मगर मेरे पति का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने कहा, बकवास बंद करो और अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा कि मुझे भी आप लोगों के साथ कमरे में बैठकर बातें करनी है। मैं कब तक अकेली बैठी रहूं? उन्होंने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, ये कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ बातें करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे धक्का मारते हुए कहा कि जाओ अपने कमरे में, जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई। क्या किसी पति का अपनी माँ और बेटियों से बात करने के लिए सिर्फ रात का ही टाइम मिलता है? और क्या पत्नी को उस कमरे में जाने का हक नहीं? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर ही खड़ी रह गई। अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज आने लगी, फुसफुसाहट, जैसे कोई राज की बात हो रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दरवाजे पर कान लगा दिया। अंदर मेरे पति कुछ कह रहे थे मगर मुझे साफ शब्द समझ नहीं आ रहे थे। कभी आवाज धीमी हो जाती, कभी कोई दूसरा बोलता, फिर अचानक सब शांत हो जाता। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा हो। और तभी मेरे दिमाग में एक और बात आई, अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो शायद खिड़की से देखा जा सकता है। मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की पुरानी थी। हल्की सी हिलाई तो वह थोड़ा सा खुल गई और जैसे ही खिड़की खुली मुझे अंदर का नज़ारा साफ दिखने लगा। मैंने अंदर देखा तो मेरी सांसें अटक गई। अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। 2 मेरे पति की बेटियां थी, एक मोटी औरत थी जिसे मैं दूर से ही पहचान सकती थी, वो मेरी सास थी। एक मेरा पति था और एक मेरे पति का बेटा भी मौजूद था। लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ 5 मेंबर हैं। ये छठा इंसान कौन था? मैं इस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था मगर उसकी मौजूदगी ही मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच गई हूं जिसे जानने के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गई और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा अभी बाहर ही गिर जाएगा। मैं हैरान हो गई कि आखिरकार ये घर में क्या चल रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति को वह लड़का नोटों की गड्डी दे रहा था। मुझे उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था मगर मुझे इतना साफ दिख गया कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। नोटों की गड्डियाँ इतनी मोटी थी कि पहली नज़र में ही समझ आ रहा था कि रकम काफ़ी बड़ी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसी खिड़की के पास जमी रह गई, जैसे मेरी सांसें भी थम गई हों। मैं बार बार उसकी शक्ल पहचानने की कोशिश करती रही मगर वह लड़का जानबूझकर अपना चेहरा झुकाए हुए था। कभी पीछे हो जाता, कभी किसी के कंधे की ओट ले लेता। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुद भी डर रहा है या फिर चाहता है कि कोई उसे पहचान ना सके। मैंने अंदर देखा तो मेरे पति का हाव भाव भी बिल्कुल अलग था। उनके चेहरे पर वह नरमी नहीं थी जो मेरे सामने होती है। वहाँ वह ज़्यादा सख्त और चालाक नजर आ रहे थे, जैसे वह कोई बहुत बड़ा सौदा कर रहे हों। उनकी माँ और बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि सभी लोग बिल्कुल सामान्य थे, जैसे ये सब रोज का काम हो। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। ये पैसा किस लिए है? क्या ये कोई गलत धंधा है? क्या मेरे पति किसी गैर कानूनी काम में शामिल हैं? या फिर मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया, कहीं ये सब मेरे ही बारे में तो नहीं? कहीं मेरी बेहोशी, मेरी कमजोरी और मेरी हालत के पीछे यही लोग तो नहीं? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा गई और तुरंत वहां से हट गई। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं बिना आवाज़ किए चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और सोचने लग गई थी कि आखिर इस घर में क्या हो रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैं बार बार उस दृश्य को याद कर रही थी, नोटों की गड्डियाँ, अजनबी लड़का, मेरे पति का बदलता चेहरा और बाकी सबका चुप रहना। जितना मैं सोचती उतना ही डर बढ़ता जाता। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए। उनके चेहरे पर अब एक बनावटी सी मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करने लगे, जैसे मुझे बहलाना चाहते हों। लेकिन मेरी नज़र उनके हाथ पर गई। उनके हाथ में वही कॉफ़ी का कप था।
मेरे अंदर एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। वह बोले, ये लो कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं पीनी। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मीठी आवाज़ में कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, आज मैं काम के स्ट्रेस में था, इसलिए तुम पर गुस्सा निकल गया। उनके शब्दों में मिठास थी, मगर मुझे उनकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था, जैसे वह किसी भी हालत में मुझे वो कॉफ़ी पिलाकर ही रहेंगे। मैंने फिर भी खुद को संभाले रखा और चुप रही। मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहती थी कि मैंने कमरे के अंदर का सारा दृश्य देख लिया है। मैं चाहती थी कि वह खुद को सुरक्षित समझे, ताकि मैं धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंच सकूं। लेकिन जब उन्होंने जबरदस्ती शुरू की तो मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने तीखे लहजे में कहा, आखिर इस कॉफ़ी और चाय का क्या मैटर है? मैं सब कुछ अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, फिर इस घर में मुझे जबरदस्ती ये सब क्यों पिलाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ मिलाया गया है ताकि आप मुझे बेहोश कर सकें? मेरे पति एक पल को घबरा गए, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने झट से कहा, तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं कॉफ़ी लाया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश क्यों करना चाहूँगा? फिर उन्होंने बात को घुमा दिया और बोले, तुम घर के कामों पर ध्यान दो, तुम ज़्यादा फ्री रहती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। कल से घर के सारे काम तुम करोगी, नौकरानी की जरूरत नहीं, तुम ही सब संभालोगी। उनके शब्दों में आदेश था और मेरे लिए एक साफ संदेश भी। ज़्यादा सवाल मत करो। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपना लहजा बदल दिया। बोले, तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आज तुमने व्रत रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था। मैं कमज़ोर पड़ गई। उनका प्यार दिखाने वाला अंदाज मुझे फिर से भ्रमित करने लगा। मेरा दिल नरम हो गया और मैंने उनके हाथ से कप ले लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैंने कॉफ़ी पी, मेरे शरीर में अजीब सी सुस्ती फैलने लगी, आंखें भारी होने लगी, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरे सर में चक्कर आने लगे और मैं फिर से बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे साथ वही हुआ जो हमेशा होता आया था। सुबह मेरी आंख अगले दिन 9 बजे खुली। पेट में दर्द था, सिर भारी था और शरीर में कमजोरी थी। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चला था कि ये सब सिर्फ शक नहीं है, इस घर में सच में कुछ बहुत बड़ा गलत चल रहा है। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा मेरा पति काम पर जा चुके थे। मेरी सास बैठी थी और उसने तुरंत घर के कामों का आदेश दे दिया। बहू, अब तुम्हारी शादी को काफ़ी दिन हो गए, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ये बात बहुत खल रही थी। मेरे पति की दोनों बेटियां जवान होते हुए भी कोई काम नहीं करती, वे बस सजती संवरती रहती। मेरी सास भी एक तरफ बैठकर पान खाती रहती थी और हर वक्त मेरी निगरानी करती थी। मुझे शुरू से ही वह औरत अजीब लगती थी। कहीं से भी वह मेरे पति की माँ जैसी नहीं लगती थी। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पति का बेटा मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसकी नज़रें मेरी तरफ ऐसी थी जैसे वह मुझे कपड़ों के आर पार देख रहा हो। मैं डर गई और तुरंत साड़ी से खुद को ढक लिया। उस दिन उसकी छुट्टी थी, इसलिए वह घर में ही मौजूद था। मैं किचन में खाना बना रही थी कि मुझे लगा किसी ने पीछे से मेरी कमर को छुआ। मैं घबराकर पलटी तो सामने वही लड़का खड़ा था। वह मुझे देखकर घबरा गया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ये कैसी हरकतें कर रहे हो? वह जल्दी से बोला, मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे बस पानी चाहिए था। और ये कहकर वह बाहर चला गया। मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस नरक में आ गई हूँ। ये घर नहीं, किसी साजिश का अड्डा लग रहा था। मेरे पति की बेटियां भी अजीब अजीब कपड़े पहनती थी। ऐसा लगता था जैसे वे किसी फिल्म की हीरोइनें हों। इन कपड़ों से उनके शरीर के काफ़ी हिस्से चमकते थे। एक दिन दरवाजे पर दूध वाला आया। मैं दूध लेने बाहर चली गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मैंने देखा कि गली में कई औरतें खड़ी थी जो मुझे देखकर आपस में फुसफुसा रही थी और बार बार मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी, मानो वे मुझे पहले से जानती हों। दूध वाला तो दूध देकर चला गया, लेकिन वे औरतें अब भी वहीं खड़ी रही और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। उनमें से एक औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा कि उन्होंने
मुझे इस घर में पहले कभी नहीं देखा और पूछा कि क्या मैं यहाँ पर नई आई हूँ। मैंने हैरानी से जवाब दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ। ये सुनकर वे औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगी और उनमें से एक हंसते हुए बोली कि इस घर में तो पहले भी ना जाने कितनी बहुएं आ चुकी हैं। उसकी बात सुनकर मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया और मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जोर से अंदर की तरफ खींच लिया। मैंने पलटकर देखा तो मेरी सास गुस्से में भरी हुई थी। दूध का बर्तन हाथ से गिरते गिरते बचा, लेकिन थोड़ा दूध फर्श पर गिर गया। मेरी सास ने झट से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा दी और मुझे घूरते हुए डांटने लगी। मुझे बेवजह बाहर झांकने और मोहल्ले की औरतों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मेरे पति को पता चल गया कि तू दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर की औरतों से बातें कर रही थी तो वह तेरा क्या हाल करेगा, ये तू सोच भी नहीं सकती। मैंने डरते हुए सफाई दी कि दूध वाला बहुत देर से घंटी बजा रहा था, इसलिए मैं दूध लेने गई हूँ। लेकिन मेरी सास ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उस दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उस घटना के बाद मेरे मन में इस घर और यहाँ रहने वाले लोगों को लेकर शक गहराने लगा, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मोहल्ले की वे औरतें मुझे इस घर का कोई भयानक और खतरनाक सच बताना चाहती थी, ऐसा सच जो मेरी जिंदगी बदल सकता था। मैंने ठान लिया कि किसी भी तरह उनसे बात करूंगी, इसलिए मौका देखकर बहाने से मैं छत पर चली गई। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। छत पर पहुंचकर मैंने सामने वाले घर की छत पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ताकि कोई बाहर आए और मैं उससे बात कर सकूं। कुछ देर के बाद एक औरत खिड़की से झांकने लगी। मैंने धीरे से उससे आवाज़ दी और इशारों में छत पर आने को कहा। थोड़ी देर में वह अपनी छत पर आ गई। हमारे घर आमने सामने थे, इसलिए हम आराम से बात कर सकते थे। मैंने उससे कहा कि वो लोग गली में मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी और मैं इस घर के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हुए मैं अंदर ही अंदर डर और बेचैनी महसूस कर रही हूँ। उस औरत ने पहले शर्त रखी कि उसका नाम किसी को नहीं पता चलना चाहिए। फिर उसने जो बताया वह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने कहा कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वह कोई साधारण घर नहीं बल्कि एक कोठा है, और जिसे मैं अपना पति समझती हूँ वह असल में मेरा पति नहीं बल्कि लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ जबरदस्ती यहाँ लाने वाला एक दलाल है। उसने बताया कि घर में रहने वाली औरत एक बाई है। वहाँ रहने वाली दो जवान लड़कियां नई नई लड़कियों को फंसाने का काम करती हैं, और घर में रहने वाला लड़का उसी बाई का बेटा है जो लड़कियों पर नजर रखता है ताकि वे भाग ना सकें। उसने कहा कि हर महीने यहाँ एक नई लड़की लाई जाती है। कई बार मोहल्ले वालों ने इनके खिलाफ शिकायत भी की है, लेकिन ये लोग पुलिस को पैसे देकर हर बार बच निकलते हैं। जब मैंने कांपती आवाज़ में पूछा यहाँ लाई गई लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, तो उस औरत ने कहा कि यहाँ आने वाली लड़कियों को बेहोश कर दिया जाता है और उनकी इज्जत को बेचा जाता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बेहद खतरनाक जाल में फंस चुकी हूँ। मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। आखिर ये औरत ये सब क्या कह रही थी? क्या वह सच बोल रही थी? उसने मुझसे कहा था कि तुम भली लगती हो, इसलिए तुम्हें सच बता रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मौका देखकर भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी इज्जत ना जाने कितने मर्दों के बीच तार तार की जा चुकी है, और ये कोई ससुराल नहीं बल्कि एक खतरनाक गैंग का अड्डा था जहां लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी कीमत लगाई जाती थी, और इसी गंदे धंधे से ये लोग अपना कारोबार चला रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद वह औरत अपने घर चली गई और मैं वहीं खड़ी रह गई, ये सोचते हुए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैंने ठान लिया कि अब मैं यह सब और सहन नहीं कर सकती। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और मौका देखकर अपने तथाकथित पति का फ़ोन उठा लिया। फिर डरते हुए पुलिस को कॉल की और अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। मुझे पूरा यकीन था कि जिस तरह से इतने दिनों से मेरे साथ ये सब हो रहा था, उसी तरह अगले दिन भी ये लोग मेरे साथ वही सब दोहराने वाले थे। मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी, क्योंकि अब मेरे लिए चुप रहना और सहते रहना नामुमकिन हो चुका था।
इतने दिनों से जो दर्द, डर और अपमान और घुटन मैं सह रही थी, वह मेरे अंदर आग बनकर जल रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद मेरी पूरी जिंदगी इसी नरक में खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी बेबसी को हिम्मत में बदलने का फैसला किया और तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। अगले दिन जब मेरे तथाकथित पति ने हमेशा की तरह मेरे सामने कॉफी का कप रखा, तो मैंने अंदर ही अंदर कांपते हुए खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। मैंने उसके हाथ से कॉफी प्यार से ले ली, मुस्कुराने का नाटक किया और ऐसा दिखाया जैसे मैं अब भी उसकी मासूम और आज्ञाकारी पत्नी हूँ, जबकि हकीकत में मेरा दिल डर और नफरत से फटा जा रहा था। जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ गया, मैंने चुपचाप वह कॉफी पीछे फेंक दी, ताकि किसी को शक ना हो कि मैं उनकी चाल समझ चुकी हूँ। और मैं सोने का नाटक करने लगी ताकि वे अपने असली इरादे उजागर कर सके और पुलिस उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। मैंने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था कि उन्हें खास तौर पर रात का समय बताया था, क्योंकि करीब रात 10 बजे मेरा पति घर लौटता था और लगभग 1-2 घंटे बाद मेरे साथ वही अमानवीय और घिनौना व्यवहार किया जाता था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि बिकने वाली वस्तु हूँ। हर रात मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी आत्मा भी टूटती जा रही थी। उस दिन भी उसने किसी दूसरे आदमी से मेरी कीमत तय कर ली थी और ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी इज्जत को पैसों से तोला जा रहा है। वह कमरे से बाहर चला गया और मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा और सोने की एक्टिंग करती रही, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक मौका है इन दरिंदों को बेनकाब करने का। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। उसके कदमों की आहट से ही मेरा दिल बैठने लगा, सांसें भारी होने लगी और पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने आंखें बंद रखी, खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और सोने का नाटक जारी रखा, जबकि अंदर ही अंदर मैं दुआ कर रही थी कि पुलिस समय पर पहुंच जाए। मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी मेरे पास आकर बैठा है। उसके इरादे साफ महसूस हो रहे थे। मेरे पूरे वजूद में डर समा गया था। तभी अचानक बाहर से सायरनों की आवाज़ गूंजी और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घर पर जोरदार रेड डाल दी और कुछ ही पलों में पूरा गिरोह पकड़ लिया गया। घर के हर कोने से उन लोगों को बाहर निकाला गया जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का गंदा धंधा चला रहे थे। जो आदमी पैसे देकर मेरी इज्जत से खेलने आया था, वह डर के मारे कांपने लगा और पुलिस के सामने उसने पूरी सच्चाई उगल दी कि आज की रात के लिए उसने इन लोगों को मेरी कीमत दी थी। उसकी गवाही और मेरी शिकायत के आधार पर पुलिस के पास इन अपराधियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा हो चुके थे। मोहल्ले के कई लोगों ने भी हिम्मत दिखाकर आगे आकर गवाही दी और बताया कि वे लंबे समय से इस गैंग की काली सच्चाई जानते थे, लेकिन डर और धमकियों की वजह से चुप थे। अब सच्चाई सबके सामने थी और इन दरिंदों का असली चेहरा उजागर हो चुका था। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और पहली बार मुझे उस घर से बाहर निकलते समय आज़ादी की असली हवा महसूस हुई। इसके बाद मैं अपने माता पिता के घर आ गई। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी दर्दनाक आपबीती सुनाई तो वे अंदर से टूट गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। उन्होंने बताया कि जिस दिन उस लड़के ने शादी के समय ये शर्त रखी थी कि शादी के बाद वे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, उसी दिन उनके मन में शक पैदा हो गया था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इंसान इतना घटिया, लालची और दरिंदा निकल सकता है। वे खुद को दोष देते रहे कि कैसे उन्होंने अनजाने में मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर दिया। फिलहाल वे सभी लोग जेल में बंद हैं और मैं अपने माता पिता के साथ सुरक्षित और सुकून भरी जिंदगी जी रही हूँ। आज तक मेरी शादी नहीं हुई है। अब मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है, क्योंकि मेरा भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और अपनी नौकरी के सहारे इज्जत और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। उस घिनौनी, डरावनी, अपमानजनक और जख्मों से भरी जिंदगी से कहीं बेहतर मुझे अपनी ये सादी, सुरक्षित और आज़ाद जिंदगी लगती है। अब मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रही हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
मैं सभी माता पिता से दिल से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वे अपनी बेटियों की शादी करते समय लड़के वालों की पूरी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि समाज के डर, जल्दबाजी या मजबूरी में कुछ माता पिता अपनी बेटियों को गलत हाथों में सौंप देते हैं। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द, डर, अपमान और जिंदगी का सबसे काला दौर मैंने देखा है वैसा किसी और के साथ हो। इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि ऐसे धोखेबाज, लालची और खतरनाक लोगों से हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें ऐसी असरदार कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।